चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस एनालिसिस की वीडियो है। किसका सिलेबस है? जूनियर उद्योग निरीक्षक क्लास 3, या फिर आप कह सकते हो जूनियर इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर क्लास 3। कौन कराता है? इसकी वैकेंसी ऊपर नाम मेंशन ही है, शॉर्ट में इन्हें हम कहते हैं GSSB। अब इसका डिटेल सिलेबस इन्होंने निकाल दिया है। GSSB का जो जनरल एग्जाम पैटर्न होता है वो यही होता है कि आपका 90 मार्क्स का पार्ट ए होगा जो कि नॉन टेक्निकल होगा, ये जनरली कॉमन होता है सबके लिए। और सेकेंड पार्ट जो बी होता है ये होता है आपका 120 मार्क्स का, जो बेसिकली टेक्निकल होता है। तो अगर ये कॉमन है सारे एग्जाम्स के लिए तो आप पढ़ लेते हो एक बार, तो GSSB की किसी भी एग्जाम में आपका ये काम आने वाला है। ये 120 मार्क्स है। चूंकि ये जो वैकेंसी है इसमें एक्सेप्ट देन द सिविल इंजीनियरिंग, सिविल को छोड़ के सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। इसमें डिप्लोमा भी एलिजिबल है, इसमें बीटेक भी एलिजिबल है। तो एक ह्यूज नंबर या ह्यूज एरिया बन जाती है। तो क्वेश्चन ये था कि इसका सिलेबस ये कैसे बनाएंगे। मैंने पहले भी कहा था जब इसका हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट डिस्कस किया था कि एक कॉमन सिलेबस आएगा और वो एक्सपेक्टेड है, वैसा ही आया है। अब यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स भी बताते चलूंगा, आपको एक टारगेट भी बताते चलूंगा कि आप कितना कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, कहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। फिर लास्ट में कोर्सेज की बात भी कर लेंगे। मेरे यहाँ पे भी कोर्स आएगा, पर मैं ये आपको नहीं कहूंगा भाई मेरा वाला ही ले लो। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो आपको जरूर बताऊंगा। तो ये पार्ट ए जो है आपका, ये रीजनिंग और एप्टी है आपके पास। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि RS अग्रवाल ले लीजिए, RS अग्रवाल ले लीजिए। बट अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आपको दूसरे बुक पे जाने की जरूरत ही नहीं है। दिशा पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है कम पैसे में, वो भी अच्छी है। बट अगर आपके पास कोई भी बुक है रीजनिंग और एप्टी की तो दूसरी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग एप्टी टोटली बेस्ड है आप कितना प्रैक्टिस करते हो। और थोड़ा GSSB के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, भले वो जूनियर उद्योग निरीक्षक के नहीं हो, दूसरे एग्जाम्स में भी ऑब्वियसली यही सारे सिलेबस है नॉन टेक्निकल के, तो वहां से भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 मार्क्स का है। अब यहाँ पे मैं आपको टारगेट देने वाला हूँ कि मिनिमम टारगेट आपका 20 रहेगा और मैक्सिमम टारगेट 25। 30 कर लो तो वेल एंड गुड, पर मैं कहूंगा कि 25 से तो कम, 20 से तो कम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 20 से कम होगा, जितना कम जाओगे आप उतना आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी घटेगी, क्योंकि दूसरे जो सिलेबस है वहां पे आपको स्कोर करना मुश्किल होगा। और ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको पैटर्न समझना है। आसानी से मुझे लगता है कि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही। तो बहुत कम एफर्ट के साथ आप 4 to 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये सारे एक जैसे ही लॉजिक्स होते हैं, तो एक बार आपने पढ़ लिया, इवन दो ये भी, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे आप अराउंड 5 to 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इनको आसानी से आप कर भी सकते हो। बाकी कुछ को मैंने हाईलाइट नहीं किया है, पर वहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कर पाओगे। बट रिलेशन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है आप नहीं पढ़ोगे तो भी कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, इसमें भी अगर आप लॉजिकल हो तो आसानी से कर लोगे, मुश्किल नहीं होगा। एज, हाइट, इन सब के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल बनते नहीं है, इसमें आसान क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने एक आध बार पढ़ा है तो कर लोगे। यहाँ के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, स्पेशली मैं कहूंगा कैलेंडर वाले, अगर आपने पढ़े हैं तो कर पाओगे, नहीं पढ़े हो तो शायद आपको डाउट हो या गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। बट हाँ, क्लॉक वाले को आप कर सकते हो, एक बार आपने पढ़ा है तो क्लॉक वाला आपसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है कि कौन से टॉपिक्स आप इजीली बना पा रहे हो, कौन से नहीं बना पा रहे हो। पर जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपको करना है। चार्ट बेस्ड, टेबल बेस्ड या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है और आप सही कंक्लूड कर पाते हो तो आसानी से कर पाओगे। वैसे ही स्टेटमेंट और प्रेडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन, तो इनको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इनको आप थोड़ा सा पढ़ के इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये आप कर लेना, बाकी करना तो आपको पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट अगेन मेरा यहाँ पे भी टारगेट आपको वही रहेगा। यहाँ पे भी मैं टारगेट दूंगा 20 to 25 मार्क्स आपको करना ही है। यू हैव नो ऑप्शंस, बच्चे करेंगे ही करेंगे। अगेन मैंने कुछ चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है,
टाइम एंड वर्क है, वेज चेन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, एवरेज मीन मीडियन, ये सब चीजें आपको कर लेना है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी नहीं, आप कर पाओगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना है। अब ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से ना कुछ थोड़े क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले बनते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। ये यहाँ भी जो क्वेश्चंस आएंगे कर तो लोगे आप, पर अगेन ये टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, पर मार्क्स तो आपको एक ही मिलने वाला है। तो इसीलिए मैंने वो टॉपिक किए हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से रहेंगे ही रहेंगे। बाकी ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़िए, टाइम बचे तो पढ़िए। आपको पता है दिसंबर में आपके पास आपका ये एग्जाम है, तो जुलाई नियरली खत्म हो गई, तो आपके पास 4 to 5 मंथ है। 1 मंथ आप रिवीजन के लिए लेके चलिए, रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए लेके चलिए। किसी का टेस्ट सीरीज लेना है आपको, तो वो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने का टाइम आपको चाहिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें भी मैं आपको कहूंगा कि आप आसानी से 5 to 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब इसके कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू आप कर लोगे तो आसानी से कर लोगे, और बहुत ज्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितना चीजें दिया गया है उसको पढ़ना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। कुल 15-20 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। शॉर्ट नोट्स भी आपका बन जाएगा, तो आसानी से आपको क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि मैं 5 to 7 का टारगेट दे रहा हूँ, पर आप 8-9 तक यहाँ पे पहुंच सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर का थोड़ा सा ऐसा रहता है भाई, लक बाई चांस, जो चीजें न्यूज में हैं उनसे रिलेटेड चीजें आपको पढ़ना है, उनके बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आउट ऑफ 10 मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी आप थोड़ा सा न्यूज फॉलो करके अराउंड 4 to 5 स्कोर कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, और ये तो आपके ऊपर है। गुजराती में कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बट क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा कम है तो ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ पे 2 to 3 मार्क्स आप गुजराती में कर लोगे, 2 to 3 मार्क्स आप इंग्लिश में कर लोगे, बहुत मुश्किल नहीं है इतना करना। इंग्लिश में भी आसान से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, और GT+V में जनरली क्वेश्चंस आसान ही होते हैं। अब जो मुश्किल वाले सवाल हैं, आप यहाँ पे आप देखोगे कि जो हाईएस्ट 90 में मैंने बोला है, ये आपका 60+ जाएगा। 60+ आपको स्कोर करना भी है। जो मैक्सिमम वाला जोड़ोगे तो 70+ हो जाएगा। तो अगर 70+ जोड़ते हो तो आप 70+ करते हो तो वेल एंड गुड, और करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज कोई मैकेनिकल का कैंडिडेट है, अब मैकेनिकल का पूरा वेटेज ही है 20 मार्क्स का, लग गई लंका। क्यों लंका भाई? इतना सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। ये देखो सिलेबस इसमें काफी कुछ दे रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इतने सारे सिलेबस पढ़ने के बाद 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब दे हैव ह्यूज ऑप्शन कि कहीं से भी पूछ ले रैंडमली। ठीक है, स्टिल मैंने कुछ मार्क्स कर रखे हैं, आप ये पढ़िए। जैसे कि मैं कहूँ रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर विंड में से जनरली क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। बायोफ्यूल भी आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो हो सकता है। तो इन 3 टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे 100%। कितने रहेंगे मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि बहुत ज्यादा रहेगा, पर हाँ, 1 से लेके 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। वैसे ही जीरोथ लॉ है आपका, ये फर्स्ट लॉ के से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, ये वर्क एनर्जी है, गैसियस लॉ है, इन सब से जनरली क्वेश्चंस रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यही मिला जुला के आपके 8 to 9 मार्क्स के हो जाएंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर बनाते हो तो। पर उनके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ टॉपिक, जैसे अगर आप इंजन में बात करिए तो बेसिकली ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, फिर उसके एफिशिएंसी से रिलेटेड, फिर पावर, जैसे ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, उनसे रिलेटेड एफिशिएंसी, इन सब से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो तो ही पढ़िए। इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ा मुश्किल होगा चीजें समझना, वैसे ही मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल होगा समझना मुश्किल। मैकेनिकल वाले बच्चे वैसे इलेक्ट्रिकल के कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे चाहें तो यहाँ पे वर्क एनर्जी फिजिक्स है, वो पढ़ सकते हो। फोर्स, प्रेशर, इन सब से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वेल एंड गुड। थर्मोडायनेमिक्स का भी बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हो। आईसी इंजन उसका एप्लीकेशन है, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी समझना, तो वो छोड़ सकते हो आप। एफिशिएंसी के फॉर्मूले याद रख सकते हो, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हो। मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो मैकेनिकल से नहीं है। जो मैकेनिकल से हैं वो तो आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो वेल एंड गुड, पर सब पढ़ लोगे, उसके पढ़ने के बाद भी सारे क्वेश्चन सही कर दोगे तो 20 मार्क्स के ही वेटेज है। इसमें गियर आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेल्ट। जो मैकेनिकल से नहीं है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि गियर का कोई वीडियोस देख लीजिए, आपको 1 से 2 नंबर वहां से आ जाएगा। ठीक है,
इसमें यूनिवर्सल ज्वाइंट के बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, वो बार बार पूछते रहते हैं, यहाँ पे भी पूछेंगे। इसमें फेरस नॉन फेरस मटेरियल पढ़ लीजिए, उसमें आपका आयरन कार्बन डायग्राम से थोड़े रिलेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, प्लास्टिक एंड पॉलीमर मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन रहेंगे एक दो, ठीक है। वो भी क्वेश्चन बड़े ऐसे हैं कि पूछा ही जाता है, मतलब ऐसे हैं रिपीटिवली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो वो कर लीजिए। जो नॉन मैकेनिकल से हैं, जो मैकेनिकल वाले हैं, आप तो जितना ज्यादा कर सकते हो करिए। अब आ गया कि अगर आप मैकेनिकल के हो तो भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या करने वाले हो। तो ये किरचॉफ लॉ आपने पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, ये स्टार डेल्टा कनेक्शंस आप पढ़े हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप पढ़ लीजिए। फिर एसिक सर्किट के ये सब वैल्यूज निकालने के लिए आती हैं, अगर आप पढ़ सकते हो तो ठीक है, वैसे कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये कॉम्बिनेशंस आप आसानी से कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि इसको करने में मुश्किल होगी। थोड़ी सी सर्किट एनालिसिस आपको आनी चाहिए, तो थोड़ा वीडियोस देखोगे तो आपका हो जाएगा काम। फिर है मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर, इनमें भी कुछ चीजें हैं, जो ये चीजें मैंने इसलिए मेंशन किया है कि जी ट्रिपल एस और जीपीएससी भी कई सारे एग्जाम्स करवाती है, जिसमें मल्टीपल ब्रांचेज एलिजिबल होते हैं और वहां पे यही सिलेबस होते हैं। तो किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछते हैं, जनरली जो उनके क्वेश्चन होते हैं बेसिक लेवल के होते हैं, फंडामेंटल बेस्ड होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि केमिकल के बच्चे होंगे, मैकेनिकल के बच्चे होंगे, इलेक्ट्रिकल के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, ऑटोमोबाइल के होंगे, टेक्सटाइल के होंगे, मतलब दुनिया भर की इंजीनियरिंग की ब्रांचें हैं, उन्होंने खुद भी मेंशन कर रखा है। डिप्लोमा होगा तो बच्चों को मुश्किल होगी, तो बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। आप इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को हो, तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो मार्क किए हैं उनके अलावा भी चीजें पढ़ना पड़ेगा। बैटरी मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चंस रहते ही हैं वहां से। ये जो मीटर वोल्ट मीटर है, जनरली यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं, उनको लगता है कि ये मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कर सकते हैं, तो दूसरी ब्रांचेज भी कोर टेक्निकल वाली भी कर सकती हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ये जंक्शन जो पीएन जंक्शन या डायोड कह लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस रहता ही रहता है। फिर ये जेनर डायोड एक इनका स्पेशल केस है, वहां से क्वेश्चंस रहते हैं। ये टॉपिक्स काफी पॉपुलर हैं, ये टॉपिक्स काफी पॉपुलर हैं, बीजेटी काफी पॉपुलर है, यहाँ से क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स वही जो मार्क किया मैंने, इस पे एक मैराथन क्लास भी यूट्यूब पे डाला है, 3 से 4 घंटे हो गए, बहुत सारे एमसीक्यू कराए हैं, फंडामेंटल कराए हैं, वो कर सकते हो आप। जो क्लास अगर आती है तो उसमें मैं ये सारी चीजें आपको प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, पर डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें कराई जाएंगी, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड, पर इनके पैसे नहीं लिए जाएंगे, पैसे जो डिटेल में कराया जाएगा वही लिया जाएगा, ये सब आपको एडिशनल असिस्टेंट होगा। नाउ बेसिक कंप्यूटर, भाई मैं तो कहता हूँ मत पढ़ो, ठीक है। जितना आता है वेल एंड गुड, इन्होंने दुनिया भर की चीजें इसमें दे रखा है, अब उससे आपसे क्या पूछेंगे आप, बहुत मुश्किल होगा इतना सारा चीजें पढ़ना 20 मार्क्स के लिए, और उसमें से कौन सी चिंदी सी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, आप उसके जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये मैं बताना भूल गया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो आपको करना है, ठीक है। बाकी ये टॉपिक्स हैं इतने सारे, मैंने कुछ कुछ हाइलाइट्स किए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं, तो ये आप कर सकते हो बिल्कुल। बाकी बहुत लेंथी सिलेबस दे रखा है, तो बहुत डीप 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 में घुस के पढ़ना चाहोगे तो भाई पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग टॉपिक आया है आपके सामने, जिसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है, पॉइंट नंबर 5। टोटल 40 मार्क्स का है, और इसको मैं डिटेल में कराने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जो ऊपर का आपका एक्सेप्ट दिन गुजराती वाला पोर्शन है और इंग्लिश वाला 10 मार्क्स छोड़ दो, तो ऊपर का जो 80 मार्क्स है वो डिटेल में आपको करवाया जाए, प्लस ये 40 मार्क्स है ये आपको डिटेल में करवाया जाए, और बस इन्हीं इन्हीं दोनों टॉपिक का आपसे चार्ज लिया जाए। बाकी सारे टॉपिक्स में जो जो चीजें हो सकती हैं, कुछ वीडियोस, कुछ मटेरियल, कुछ एमसीक्यूज, कुछ फंडामेंटल, वो बना के मैं डाल दूंगा, अगर कोर्स आता है मेरा तो आएगा डेफिनेटली, इसके लिए तो बिल्कुल आएगा। ये डिटेल में आपको पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स इसमें बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत लेंदी हैं, जैसे गुजरात का स्टार्टअप पॉलिसी है, तो ये सेक्टर वाइज इन्होंने बना रखी है, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है आपको कि सेक्टर वाइज पढ़ना है। फिर ये चीजें तो छोटी हैं, तो ये आप पूरा पढ़ सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, जो करंट जो हमारा इश्यूज हैं या करंट जो चीजें न्यूज में है उनको कैसे लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये मैं डिटेल में आपको कराऊंगा, ये डिटेल में। और ऊपर का जो नॉन टेक्निकल है आपका 30 एप्टीट्यूड, 30 रीजनिंग वाला जो पोर्शन है,
फिर वो जो कंस्टिट्यूशन वाला पोर्शन है वो सब चीजें मैं कराने की कोशिश करूंगा। फिर उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जो जरूरी चीजें हैं, फिर ये मैंने जो आपको बोला है कंप्यूटर का भी मैं कुछ पार्ट करवा दूंगा, ये पार्ट। तो ये दो चीजें डिटेल में, ये जो 40 मार्क्स है और वो 80 मार्क्स डिटेल में, बाकी ये थोड़े क्रैश कोर्स टाइप के मेरे कोर्स में आ जाएगा। पर लेट्स सी, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, उसका रीजन ये है कि फिजिबल दिखे भाई, कि लॉस नहीं होगा, क्योंकि फैकल्टी जो पढ़ाएंगी उनको तो देना पड़ता है ना। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो कराऊंगा, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है। अगर मुझे अकेले पढ़ाना पड़ा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए, तो फिर मैं ये वाला पोर्शन तो डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा एडिशनल चीजें जो मैं डाल सकता हूँ, आपसे चार्ज यही इसी का लिया जाएगा, पर एडिशनल चीजें जो मैं डाल सकता हूँ वो डालूंगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, मैंने मार्क भी कर दिया। अब आप कहोगे कि उसमें बुक्स का मैंने मेंशन किया है, बताया नहीं थंबनेल में। तो इसके लिए तो आपको गजेट पढ़ने पड़ते हैं, जो ऑफिशियल ऑर्डर है, सर्कुलर है, वो आपको पढ़ना है। ये जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इनका मैं जनरली आपको कहता हूँ कि वाई सिटी पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं इलेक्ट्रिकल की अलग, या बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की आती है, वो बाय कर लीजिए। आ, उसमें आपको डिटेल में PYQ सोल्यूशन के साथ और अच्छे से समझाया हुआ मिल जाता है, तो वो आपका ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैकेनिकल के लिए भी जनरली मैं वही रिकमेंड करता हूँ कि वहाँ से लीजिए, क्योंकि वो सोल्यूशन दिया रहता है हर टॉपिक का, हर क्वेश्चंस के डिटेल में, तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो आप प्रेफर कर लीजिए। अगर वो बुक आपको खरीदना है, दूसरी कोई बुक है, तो अगेन मैं वही कहूंगा कि जो आपके पास है उसी से पढ़िए। रिसोर्स कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से होता है। नहीं, आप दुनिया भर के बुक्स का ढेर लगा लीजिए, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है मेरे भाई। कहते हैं ना, मैं एक और बार बार कहता हूँ कि अगर बुक्स खरीदने से या बुक्स के बीच बैठने से नॉलेज होता, तो दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी लाइब्रेरियन होता, वो बुक्स के ढेर में ही बैठा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लानिंग है, प्लानिंग स्ट्रेटजी यही है। मैं आपसे कहूंगा कि पहले सेलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, इतना ब्रॉडर सिलेबस है, टाइम थोड़ा कम है। जब सेलेक्टेड टॉपिक्स हो जाते हैं तो फिर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी का सिलेक्टेड टॉपिक वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनके रिवीजन के साथ सेकंड प्रायोरिटी वाले सिलेक्टेड टॉपिक वो हो जाते हैं, उनके रिवीजन के साथ थर्ड प्रायोरिटी वाले सिलेक्टेड टॉपिक। तो इस तरीके से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।